हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो आज हम शुरू करेंगे कक्षा 12वीं मैथ पीसीएमबी की बुक। तो यहाँ से आप अपन पूरी मैथ को कंप्लीट करेंगे। आप ये बुक देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बुक के जो मैथ का पोर्शन है इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक आपको पिछले वीडियो में हमारा जो पहला चैप्टर का नाम दिया गया है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। तो अब हमने क्षेत्रमिति में जो हमें सबसे पहले दिया गया है वो दिया गया है त्रिभुजों के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज पढ़ लिया था। अब हमें आज देखना है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या देखना है? समद्विबाहु त्रिभुज। मार्कर दूसरा देना, समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमें देखना है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समद्विबाहु त्रिभुज, पहली बात हम ये देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाली भुजा हमारी ए है और इसको हमने मान लिया कि ये दोनों भुजाएं हमारी बी है। सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं समान हो तो ऐसी त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब आप ध्यान से देखो, लैपटॉप को बंद कर दो। यहाँ ध्यान से देखो कि हमें इसका क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप हमारा होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी। तो इसका परिमाप क्या बनेगा? a प्लस 2b। a प्लस 2b। तो ये हमारा इसका परिमाप निकल आएगा। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा। तो हम इसका फॉर्मूला देखिए लिखेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a/4। क्या हो जाएगा? a/4। और हमारा ये क्या हो जाएगा? 4b² माइनस a²। यहाँ पे ये जो b है वो वाली भुजा है जो दोनों में समान है और a उसका मान है जो भुजा सिंगल दी गई है। तो ये तो हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज के बारे में। हमने समबाहु त्रिभुज का परिमाप देख लिया है और इसका क्षेत्रफल देख लिया है। अगर आप यहाँ पे इसकी स्मॉल r की वैल्यू देखना चाहे, यानी इन सेंटर आंतरिक त्रिज्या का मान देखना चाहे, तो इसका मैं देख दूं, वैसे आपने ये वाला फॉर्मूला भी पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो इसकी आंतरिक त्रिज्या का फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एस। एस का मतलब क्या है? आपकी अर्ध परिमाप। ये अर्ध परिमाप भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसी को हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और परिमाप, इसको हम क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप। क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप। ये अर्ध परिमाप भी किसकी? इसी समबाहु त्रिभुज की। तो इससे हम स्मॉल r निकाल सकते हैं। अगर हमें इसमें कैपिटल R की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे a गुणा b और बटे में हम क्या लिखेंगे? 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ देखेंगे ये b क्या है? तो देखें a क्या है? ये पहली वाली भुजा और b क्या है? जो दोनों सेम भुजा दी गई है, इसलिए हमने 2 बार लिख दिया है। हम a गुणा b² भी लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ऐसा लिखने से ये फॉर्मूला अपने पिछले वीडियो जैसा हो जाएगा, तो हमें इसमें कुछ अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आशा करूंगी आपको समद्विबाहु त्रिभुज के सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम क्या देखेंगे? अब हमें देखना है कि अगर नॉर्मली कोई त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया है? नॉर्मली कोई त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक किस कंडीशन में लगेगा? त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है उसमें आधार दिया गया हो और उसकी ऊंचाई दी गई हो। तो जब हमें आधार और ऊंचाई दी गई हो तो हम इस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या बन जाएगा? तो त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2। ये जो भुजा हमको जमीन से लेटी हुई दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और ये जो 90 का कोण बनाते हुए ये खड़ी रेखा है इसको हम क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। तो ये हो जाएगा हमारा लंब। तो हमारे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? आधार गुणा ऊंचाई। तो ये आप किसी भी प्रकार के त्रिभुज में लगा सकते हैं जब आपको उसका आधार दिया गया हो और उसकी ऊंचाई दी गई हो। आशा करूंगी आप इसे भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब इसमें दूसरा पोर्शन बचा है वो है कोणों के आधार पर, तो आप उसको भी समझ लीजिए। अब हमें यहाँ पे त्रिभुजों का वर्गीकरण देखना है कोणों के आधार पर। क्या हो जाएगा हमारा? कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर हमारा पहला कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। कौन हो जाएगा? न्यून कोण
त्रिभुज क्या बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज कैसे होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान 90 से कम हो। यानी ये जो सभी कोण है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा बनेगी सभी कोणों का मान कैसा होना चाहिए, 90 से कम। कैसा होना चाहिए, 90 से कम। अगर इसके सभी कोणों का मान 90 से कम है तो ये कैसा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर हमें इसकी भुजाओं की मान दी गई है, भुजाओं का मान दिया गया है, तो देखिए हम क्या करें, तो इसमें से दो छोटी भुजाओं का जो वर्ग है, दो छोटी भुजाओं का वर्ग यदि बड़ी भुजाओं से क्या होगा, बड़ी भुजाओं से वर्ग बड़ा होगा। अगर ये कंडीशन बनती है तो हम ये क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि ये न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। दूसरी कंडीशन समझिए आप, दूसरी कंडीशन में हम लिखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, इसमें हो जाएगा किसी एक कोण का मान, क्या लिखेंगे, किसी एक कोण का मान, किसी भी एक कोण का मान कैसा होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 से अधिक हो। किसी भी एक कोण का मान 90 से अधिक हो तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इसकी कंडीशन क्या बनेगी, देखिए जैसे हमने कोई ये त्रिभुज बनाया, क्या बनाया, देखिए इसका हमने ये त्रिभुज बनाया ऐसा, और इसको इससे जोड़ दिया, तो इसमें ये जो कोण बनेगा ये हमारा 90 से ज्यादा होगा। तो अगर हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, तो इसमें दो छोटी भुजाओं का जो वर्ग है और इसमें जो ये बड़ी भुजा का वर्ग यदि बड़ा है, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू से सी स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आती है, तो इस प्रकार का त्रिभुज कैसा कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। कैसा कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। अब ये हमारे, मैं आशा करूंगी कि आप इसे भी समझ गए होंगे। अब इसकी जो तीसरी कंडीशन बचती है वो है हमारी समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक हमारा ऐसा बना होगा और एक ये ऐसा होगा, यानी यहाँ पे सिर्फ 90 का बना होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी हमारी समकोण त्रिभुज में, कि इसमें क्या होगा, एक कोण कैसा होना चाहिए, एक कोण 90 का, एक कोण 90 का हो। इसमें एक कोण 90 का हो, एक कोण 90 का हो, बाकी चाहे जितने की हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इसमें यदि एक कोण 90 का है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर इस तरीके की कंडीशन को फॉलो करता है तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर इस प्रकार की कंडीशन को फॉलो करता है तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। आशा करूंगी ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब इसमें आप थोड़ी और समझने की कोशिश कीजिए। अभी हमने त्रिभुजों के बारे में ये सब पढ़ लिया है। अगर हमें दो भुजाओं का मान दिया हो और एक कोण का मान दिया हो और हमसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया हो, क्या क्या दिया हो, अब समझिए इसको। जैसे कोई हमें ये त्रिभुज दिया है, मान लीजिए इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू दी गई हो हमें और इसकी वैल्यू दी गई हो और ये हमको कोण दिया हो। अब हमसे अगर इस तरीके के त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि हमने ऐसा किसी भी सूत्र में अभी नहीं पढ़ा है जिसमें भुजाएं भी दी गई हो और कोण भी दिया गया हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AB गुणा साइन थीटा। ये जो इसकी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, साइन थीटा। तो आशा करूंगी आपको ये वाला फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर PCMB कक्षा 12वीं। तो कक्षा 12वीं की जो PCMB का जो बनेगा आप उसको देखिए कि इसमें हमारा जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो क्या बनता है। तो एक त्रिभुज का आधार जो है वो 42 मीटर है और ऊंचाई 14 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हम सबसे पहले लिख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो देखिए हमें इसमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है आधार बराबर
42 मीटर। और क्या दिया गया है, ऊंचाई, क्या दिया गया है, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 14 मीटर। और हमसे पूछ क्या लिया है, क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2, आधार का मान कितना दिया है 42, ऊंचाई का मान कितना दिया है 14, तो 2 से काट देंगे तो 21 दूनी 42। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो 21 गुणा 14, तो 14 एकम 14, 14 की आई 4, हंसा लाइए, 14 दूनी 28 और 1 29। ये हमारा आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया है 294 मीटर स्क्वायर। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया है। आशा करूंगी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 2 और देखते हैं कि हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे, दिया गया है। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा कितनी दी गई है, तो समबाहु त्रिभुज की जो हमें भुजा है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर ये दी गई है भुजा। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला भली भांति जानते हैं कि ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से मतलब है यहाँ किससे, कि भुजा का स्क्वायर। किससे मतलब है इसका, भुजा का स्क्वायर। तो देखिए √3/4 और हमारी भुजा कितनी दी गई है 10, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10। अब इसको काटें तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे बचाएगा 2, फिर 2 से काट देंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो 5 25 और ये कितना हो जाएगा √3 और ये हमारा सेंटीमीटर में दिया था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करूंगी आपने एग्जाम्पल नंबर 2 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम इसमें देखेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 3 और देखते हैं कि हमें एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या हमसे पूछा गया है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। इसमें हमें क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है। तो हमें इसमें दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 48 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। इसका हमें आधार भी दिया गया है, क्या दिया गया है, आधार भी दिया गया है। तो इसका आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। हमसे इसका शीर्ष लंब पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमें जो दिया गया है हमें फॉर्मूला भी उसी का लगाना है। हमें क्या लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हम ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। ऊंचाई को ही हम क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 48 बराबर 1/2, आधार का मान भी हमें दिया गया है 12। शीर्ष लंब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, शीर्ष लंब हमें निकालना है। अब यहाँ हम 2 से काट देंगे तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 48/6 बराबर में क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। अब देखिए 6 का इसमें भाग लगाएंगे तो शीर्ष लंब हम इस साइड लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा शीर्ष लंब बराबर 6 7 42 6 48 48। यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो जो हमारे शीर्ष लंब की लंबाई आ गई है वो कितनी आ गई है, 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपने एग्जाम्पल नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 और देखते हैं कि हमसे एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार की भूमि का क्षेत्रफल, यानी जो भूमि है वो समकोण त्रिभुज के आकार की है, वो जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है 2480 वर्ग मीटर। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है। इसमें क्या लिखेंगे हम, त्रिभुजाकार
त्रिभुजाकार भूमि का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुजाकार भूमि का जो हमें क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, 2480। क्या दिया है, 2480 मीटर स्क्वायर, ये हमें क्षेत्रफल दिया गया है। और समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई भी दी गई है। हमें क्या दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, एक भुजा की लंबाई दी गई है। इसमें क्या दिया गया है, भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 124 मीटर। कितनी दी गई है, 124 मीटर। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है, दूसरी भुजा की लंबाई। क्या पूछा गया है, दूसरी भुजा की लंबाई। ये हमें क्वेश्चन मार्क है। तो हमने पहले भी बताया है ये किसका है, त्रिभुजाकार है, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हमारा एक भुजा को हमने लंबाई मान लिया है, दूसरी भुजा को हम क्या मान लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे। तो हमें क्षेत्रफल में ये कितना दिया गया है, 2480 बराबर 1/2। एक भुजा हमें दी गई है 124, दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, दूसरी भुजा मान लें या ऊंचाई मान लें। इसी को हमने क्या लिख दिया है, दूसरी भुजा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इससे हमने इसको काटा तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 62। अब ये हो जाएगा 2480 बटे में कितना हो जाएगा 62, और बराबर ये क्या हो जाएगा, हमारी दूसरी भुजा। क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा। अब देखिए इसको हम काट देते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 6 24, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं कि दूसरी भुजा बराबर, अब जब हम यहाँ पे दूसरी भुजा लिखेंगे तो देखिए ये हमारा 4 बचा है और ये हमारा 0 बचा है और ये हमें मीटर में दिया है। तो ये हमारी जो दूसरी भुजा की लंबाई है वो कितनी आ गई है, 40 मीटर। इस कितना आ गया है, 40 मीटर। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 और देखते हैं कि हमें एग्जाम्पल नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए हमने एग्जाम्पल नंबर 5 देखा और एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या लिखा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं हैं। तो देखिए हमारे पास कोई त्रिभुजाकार, मान लीजिए इस प्रकार का कोई खेत है, इसमें एक भुजा तो दी गई है 26, एक दी गई है 28 और दूसरी दी गई है 30। अब हमें इसमें 3 प्रकार की भुजा दी गई हैं। तो हमें देखिए इसमें क्या लिखा है, दिया गया, मान लिया हमने पहली भुजा को ए मान लिया 26, दूसरी भुजा को बी मान लिया 28, तीसरी भुजा को हमने सी मान लिया और इसका नाम है 30। हमसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है, इसको हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमें 2 भुजाएं नहीं दी गई हैं और ना ही ये कहा गया है कि इसमें आधार और ऊंचाई दी गई है। हमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग दी गई हैं। इसका मतलब है कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहले हम s का मान निकालेंगे और s का मान क्या होता है, a + b + c/ 2, यानी 24 + 28 + 30 और बटे क्या हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे जोड़े हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 और 4 12, 12 की आएंगी 2 और हंसल आई 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 82/2। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा 41। यहाँ पे हमारी भुजा की जो वैल्यू है वो 26 दी गई थी, हमने यहाँ पे 24 लिख दिया था, इसलिए हमारे सवाल का आंसर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा 26 आएगा। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 की 4 हंसलाई 1, 4 और 2 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 84। 84 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 42। तो ये तो हगाई हमारी एस की वैल्यू। अब हमें निकालना है हैरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, हैरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है, वो होता है एस - a, s - b, s - c। अब देखिए आप यहाँ पे हमें s का मान कितना दिया गया है 42 गुणा, अब हमें 42 में से 26 घटाना है। क्या करना है, 42 में से 26 घटाना है, फिर क्या करना है 42 में से 28 घटाना है, क्या करना है 42 में से 28 घटाना है, फिर क्या करना है 42 में से 30 घटाना है। अब देखें यहाँ पे तो यहाँ पे तो ये बचेगा 42 गुणा 42 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 16। यहाँ पे देखिए 42 में से 28 घटाएंगे तो 8 4 12 बचेगा 14। यहाँ पे हम 42 में से कितना घटाएंगे 30 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 12। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं,
अब हम इनका थोड़ी गुणनखंड करेंगे। तो हमने 42 को क्या लिखा है, 6 गुणा 7, 6 सत्ते 42। हम 16 को क्या लिख सकते हैं, हम 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 4 चौको 16। हम यहाँ पे किसको, 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 2, और हम 12 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 2। आशा करूंगी इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, हम क्षेत्रफल ही निकालने जा रहे हैं। तो क्षेत्रफल देखिए, हमें यहाँ पे 7 कितनी बार दिया है, 1 बार 2 बार, तो हम यहाँ पे 1 बार 7 लिख लेंगे। हमें यहाँ पे 6 कितनी बार दिया है, 2 बार, तो हम यहाँ पे 1 बार 6 लिख लेंगे। हमें यहाँ पे 4 कितनी बार दिया है, 2 बार, तो यहाँ पे हम 1 बार 4 लिख लेंगे। फिर और हमें यहाँ पे 2 कितनी बार दिया है, 2 बार, तो हम यहाँ पे 1 बार 2 लिख लेंगे। अब क्या करना है, हमें इन सब संख्याओं का हमें गुणा करना है। कैसे, देखिए कैसे हम इनका गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 8 छम 48 गुणा 7, 7 8 56 की आई 6 हंसल लगाई 5, 7 चौको 28, 28 और 5 कितना हो गया 33, कितना हो गया 33। हमें यहाँ वैल्यू किस में दी गई थी, हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई थी मीटर में। किस चीज में, मीटर में। किस में, मीटर में। यहाँ पे भी सब जगह क्या हो जाएगा, मीटर। तो जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 336 मीटर स्क्वायर। आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम देखते हैं कि हमें एग्जाम्पल नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, तो कविता के आंगन का जो फर्श है वो कैसे आकार का है, त्रिभुजाकार का है, जिसकी 2 भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच का हमें कोण दिया गया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो हमें जो आंगन है वो कैसा दिया है, त्रिभुजाकार दिया है। तो हमने एक भुजा को ए मान लिया है और उसकी लंबाई दी गई है 8.8 और किस में दी गई है, मीटर में। दूसरी भुजा को बी मान लिया है और इसकी लंबाई हमें दी गई है 6.5 मीटर। हमें इसमें निकालना क्या है, और हमें इसके बीच का थीटा यानी कोण दिया गया है वो है 30। और क्या दिया गया है, हमें इसमें हमें दर दी गई है। क्या दिया गया है, दर 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। इतने का अगर हम 1 मीटर पे हमें करवाना क्या है, उनके बीच का कोण दिया गया है, बताइए उसे 25 रुपए प्रति मीटर से पक्का करवाना है। अगर हम 1 मीटर में पक्का करवाएंगे तो हमें 25 रुपए देना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें कुल खर्चा, व्यय को ही क्या बोलते हैं, खर्चा। तो हमें इसका कुल खर्चा बराबर बताना है कि क्या होगा। 50। हमें ये देखना है कि यहाँ पे इसका कुल खर्चा कितना आ रहा है। चलिए तो अब हम देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब हमें 2 भुजाएं दी गई हो और एक कोण दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 AB साइन थीटा। क्या होता है, AB साइन थीटा। क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। अब ध्यान से देखें, 1/2, ए का मान दिया है हमें 8.8, बी का मान दिया है हमें 6.5 और साइन थीटा का मान हमें क्या दिया है, साइन 30। कितना दिया है, साइन 30। अब इसको देखें तो ये हो जाएगा 1/2 8.8 गुणे 6.5 गुणा साइन थीटा का मान कितना होता है, 1/2। अब देखिए आप नीचे से कितना बन गया, नीचे ऊपर क्या हो गया 8.8 गुणे 6.5 और 2 का गुणा कर दिया तो कितना हो गया 4। अब हम इस 4 से इसको काट दें तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे 6 5, ये हो गया। अब इसको शॉर्टकट तरीका में गुणा करना देखिए। अगर हम इसमें 2 का भाग लगा दें, यहाँ 2 का गुणा कर दें। अगर हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 65 में हमने 2 का गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13। यहाँ पे कितना आ गया, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक दशमलव लगा दिया। इसमें हमने क्या किया है, गुणा कर दिया है और इसमें हमने भाग लगा दिया। इसमें हमने गुणा कर दिया, इसमें भाग लगा दिए। चाहे तो दोनों से काट दें, इसलिए हमारे इस पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि हमने गुणा भी किया है और हम भाग भी लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.1। अब ध्यान पूर्वक आप देखिए कि दशमलव के बाद इस 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अब हम इसका आसानी से कर लेंगे गुणा।
तो 11 की 33 की आई 3, हसन लगाई 3, 11 एकम 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14। तो एक अंक बाद दशमलव लगना है, तो ये हो जाएगा हमारा 14.3। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 14.3। आशा करूंगी कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो आ गया हमारा क्षेत्रफल, ये हमारा क्या आ गया है, ये मीटर में दिया था, तो ये तो आ गया हमारा क्षेत्रफल। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ क्षेत्रफल निकालना नहीं था, हमारा उद्देश्य क्या है? अब देखिए, हमें तो निकालना था कुल खर्चा। क्या निकालना था? कुल खर्चा। क्या निकालना था? कुल खर्चा। तो देखिए हम कुल खर्चा कैसे निकालते हैं, तो कुल खर्चा हमारा जो क्षेत्रफल आया है 14.3, इसमें गुणा किसका करेंगे हम? 25 का। किसका करेंगे? 25 का। तो 25 × 75, 75 की आएंगी 5, हसन लगाएंगे 7, 25 चौको 100, 100 में 7 जोड़ेंगे 107, हसन लाएंगे हमारे पास 10, 25 एकम 25, 25 में 10 जोड़ेंगे कितनी हो जाएंगे? 35। कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ये हमारा कुल खर्चा आ गया किसमें? रुपए में। किसमें? रुपए में। तो आशा करूंगी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 6 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जय भीम, जय भारत।